क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी रात को नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और इसे कानून की शक्ल दे दी। लेकिन राष्ट्रपति तक विधेयक पहुंचने से पहले ही पूरे पूर्वोत्तर में इसका विरोध शुरू हो गया। 10 दिसंबर को लोकसभा में इस विधेयक पर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद सदन में ये बहुमत से पास हो गया। इसी दिन असम में छात्र और आम लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई, लेकिन सड़कों पर विरोध कम नहीं हुआ। 11 दिसंबर को विधेयक राज्यसभा पहुंचा और देर शाम जब ये पारित हुआ, उस वक्त तक उत्तर पूर्व के असम, मणिपुर और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। शाम तक गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया। विधेयक पारित कराने के लिए सदन में सरकार की तरफ से मोर्चा संभालने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्व को इस विधेयक के कारण नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी इस बात का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश करने के दौरान ही यानी 9 दिसंबर को मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद ही इससे संबंधित दस्तावेज बने। 11 दिसंबर को अचानक मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने संबंधी आदेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें। फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। कांग्रेस नेता गौर गोगोई इसे बीजेपी की विभाजनकारी नीति मानते हैं और कहते हैं कि ये उत्तर पूर्व को बांटने का बीजेपी का एक तरीका है। लेकिन मामला सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में विरोध का नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, औरंगाबाद, केरल, पंजाब, गोवा और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में इसका विरोध बढ़ रहा है। क्या बीजेपी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि असम में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आने वाले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुवाहाटी में उनकी मुलाकात होने वाली थी। आबे का दौरा 15 से 17 दिसंबर के लिए प्रस्तावित था, मगर अंतिम वक्त पर इसे टाल दिया गया। चर्चा हो रही है कि अगर सरकार को अनुमान होता कि इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं तो इस मुलाकात के लिए या तो वो गुवाहाटी को नहीं चुनती या फिर इस समय विधेयक को पेश करने से बचा जाता। क्या बीजेपी की नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की कोशिश पूर्वोत्तर में बैकफायर कर गई? राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामशेषन कहती हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली से बहुत कम लोग ही देश के इस हिस्से को समझ पाए हैं। वहाँ कई तरह के समुदाय हैं और उन्हें समझने में एक जन्म लगेगा। बीजेपी इस पूरे इलाके को असम की तरह समझ रही है। शायद असम को भी पूरी तरह बीजेपी समझ नहीं पाई है। कोलकाता में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक बताते हैं, पूर्वोत्तर के बारे में बीजेपी की जानकारी बहुत कम है। इसका कारण है कि बीजेपी के नेता हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। उन्हें लगा कि वो ऐसा कर देंगे तो हिंदू लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि असम या उत्तर पूर्व के दूसरे क्षेत्र, वहां रहने वालों के लिए बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान एक ही चीज है। वो मानते हैं कि ये लोग यहाँ आकर बसेंगे तो यहाँ की डेमोग्राफी बदल जाएगी। बीजेपी का मंत्र असमिया हिंदू, बंगाली हिंदू, भाई भाई का ये फॉर्मूला वहाँ नहीं चल पाया। उन्हें लगा कि असम में हमें बहुमत मिला था और ये हिंदू राज्य है और यहाँ कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ कुछ जगहों पर इनर लाइन परमिट को बढ़ाया। ऐसे में असम और त्रिपुरा में लोगों को लगने लगा कि दूसरी जगहों के बंगाली हिंदू उनकी जगहों पर आ जाएंगे। सुबीर भौमिक बताते हैं, बीजेपी जल्दबाजी में अपना कोई राजनीतिक एजेंडा कामयाब करना चाहती है। उन्हें पता है कि अर्थव्यवस्था जैसे मामलों में वो बैकफुट पर है, तो हम हिंदू एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। उन्हें लगा कि कश्मीर, एनआरसी, राम मंदिर और नागरिकता संशोधन कानून बना देंगे तो हिंदू वोट उनके पक्ष में आ जाएंगे। पार्टी बहुत जल्दी में है। उधर राधिका रामशेषन का कहना है, ये केवल उत्तर भारत का सवाल नहीं, बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी चुनावों पर ध्यान दे रही है। उन्हें लगता है कि अगर वो नागरिकता संशोधन कानून
ठीक से लागू कर लेंगे तो उन्हें बंगाली हिंदुओं का एक नया वोट बैंक मिल जाएगा। एक वक्त कांग्रेस ने भी असम में मुसलमान वोट बैंक बनाया था। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को एक ठोस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इससे पहले 5 अगस्त को भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और वहां के लगभग सभी नेताओं और कई कार्यकर्ताओं को या तो जेल में ले लिया था या फिर उन्हें नजरबंद कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई और वहां संचार के सभी माध्यमों पर भी रोक लगा दी गई। बाद में जम्मू में इंटरनेट सुविधा चालू कर दी गई, लेकिन 4 महीने बाद कश्मीर में इंटरनेट चालू नहीं किया गया है। सुबीर भौमिक कहते हैं, कश्मीर को लेकर सरकार के पास जानकारी है कि वहां जिहादी हमला हो सकता है। इस कारण वहां पहले से काफी तैयारी थी, लेकिन उत्तर पूर्व भी उतना ही संवेदनशील इलाका है। वहीं राधिका रामशेषन कहती हैं कि कश्मीर की नजर से असम को देखना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का मामला बिल्कुल अलग है। राधिका रामशेषन बताती हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के तार एनआरसी से जुड़े हुए हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह असम में एनआरसी लागू किया गया, उसे लेकर असम और बंगाल में काफी प्रतिक्रिया हुई है। वो कहती हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतनी प्रतिक्रिया देखते हुए उन्होंने ये कानून कैसे लागू किया। बीजेपी का कहना है कि एनआरसी में जो हुआ उसे ठीक करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक दूसरे पर बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं और इन्हें आप अलग नहीं देख सकते। पूरे भारत में नागरिकता संशोधन कानून तो लागू हो गया, अब इसका अगला कदम होगा एनआरसी। गृह मंत्री अमित शाह खुद कई बार कह चुके हैं कि इसे एनआरसी से जोड़ा जाएगा। ऐसे में समस्या जहां से शुरू हुई, हम वहीं पहुंच जाएंगे। सुबीर भौमिक कहते हैं, हाल में असम में एनआरसी हुआ था, जिसमें 20 लाख लोगों को राज्य का नागरिक नहीं पाया गया। इस सूची में 4 से 5 लाख मुसलमान हैं, जबकि 11 से 12 लाख हिंदू हैं। इस कारण भी उनका ये फॉर्मूला वहां नहीं चला। वो कहते हैं, असम समेत उत्तर पूर्व में पहले ही सरकार विरोधी संगठनों ने काम किया है, जो वक्त के साथ कमजोर हो रहे थे, लेकिन अब वो सामने आ रहे हैं और मजबूत हो सकते हैं। हाल में इस मुद्दे पर अल्फा का भी बयान आया है। भारत की लुक ईस्ट नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया था। गुवाहाटी में फरवरी 2018 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लुक ईस्ट के बजाय उनकी सरकार एक्ट ईस्ट नीति पर विश्वास रखती है और इसके लिए पूर्वोत्तर के राज्य बेहद अहम हैं। सरकार का इरादा पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए पूर्वी एशियाई देशों के साथ कारोबार बढ़ाने का था। सुबीर भौमिक बताते हैं कि उत्तर पूर्व के हालात सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए करारा झटका है। वो कहते हैं, ऐसे हालात में कैसे कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा? भारत के कौन से व्यापारी ऐसे इलाके से अपना सामान दक्षिण पूर्व एशिया में भेजना चाहेंगे जहां हिंसा हो रही हो? आपको सामान भेजना हुआ तो आप समंदर के रास्ते भेजेंगे, क्योंकि वहां कोई गड़बड़ नहीं है। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट कामयाब होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि उत्तर पूर्व में जो हालात हैं उन्हें सामान्य रखा जाए और कोई नई गड़बड़ी पैदा न की जाए जो अब हो चुकी है। ये इलाका अगर डिस्टर्ब्ड हो गया तो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट केवल भाषण के तौर पर ही रह जाएंगे। हर बात को हिंदुत्व के चश्मे से देखना बीजेपी की बड़ी भूल है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और बांग्लादेश भी। उन्हें समझना चाहिए कि बांग्लादेश बंगाली मुल्क है, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राधिका रामशेषन कहती हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं उनमें उनके साथ रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बार बार कह रही हैं कि किसी नागरिक को यहाँ से वापस नहीं लेंगे। ये मामला भारत का ही नहीं बल्कि पड़ोसियों के साथ भी भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं। श्रीलंका से आए तमिल जो तमिलनाडु में बसे हैं, उनके बारे में ये कानून कुछ नहीं कहता। जिन देशों के नाम भारत ने कानून में लिए हैं उनमें अफगानिस्तान है, जो भारत का विश्वस्त मित्र है। यानी भारत सीधे सीधे कह रहा है कि वहाँ के सिख या हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है
कि हम उन्हें वापस लेने को तैयार हैं। राधिका रामाशेषन कहती हैं, बीजेपी बंगाल के चुनाव के लिए असम का त्याग कर रही है, जो ये राजनीति के लिए बेहद घातक है। त्रिपुरा में, मेघालय में इनर लाइन परमिट की मांग हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठेगा कि असम को क्यों इससे दूर रखा जाएगा। समय की बात है, लेकिन हो सकता है कि असम में भी इनर लाइन परमिट सिस्टम आ जाएगा। हालांकि असम के लिए इसके बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं।